नाउ स्टूडेंट्स, देखिए इस क्लास में हम क्या कवर करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है इस क्लास में वो ये सीखना है, क्या आरएस नॉमेनक्लेचर हम सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरएस नॉमेनक्लेचर। और सुनिए ध्यान से, आरएस नॉमेनक्लेचर से पहले इन दोनों टॉपिक को हम कवर करेंगे। क्या क्या? फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला और डैश फिच। और दोनों ही बातें आपको पता होंगी, ये बहुत कॉमन सी बातें हैं। ठीक है ना, ये कोई बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा बता देता हूँ। फिर आरएस नॉमेनक्लेचर की तरफ चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक, अब देखो ये जो टॉपिक है ना आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये कोई नई चीज नहीं है। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ना, किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ठीक, तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए कुछ नहीं है, इसमें क्या होगा, टोटल 4 ग्रुप लगे होंगे। ठीक है ना, टोटल 4 ग्रुप लगे होंगे कार्बन पे। ठीक, और उसमें से 2 वर्टिकल होंगे, 2 हॉरिजॉन्टल होंगे। बस इसमें कौन सी नई बात है, ये तो आपको पहले भी पता है। ठीक, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए ये इस तरीके से यहाँ बना देते हैं ना, या एक काम करें कलर चेंज कर दें। ठीक है, ये इस तरीके से देखिए। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका G1। ठीक, ये है आपका कोई ग्रुप मान लीजिए G2। ठीक, ये है मान लीजिए कोई ग्रुप G4 और ये कोई ग्रुप है G3। तो बस इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब आप देख लो, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। यही बात आप नोट कर लीजिए, क्या कि G2 एंड G3 आर हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, G2 एंड G3 आर हॉरिजॉन्टल। अब जरूरी नहीं कि भाई कुछ भी रख दो यार, G1 G2 G3 G4 ऐसे कर लो। G3 और ये G4, ये टोटल 4 ग्रुप है। G1 और G3 कहाँ है, वर्टिकल पे, और G2 और G4 कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे। बस ठीक है, तो G1 और G3 वर्टिकल, G1 एंड G3 जो है ग्रुप नंबर 1 एंड 3, ये कहाँ है, इसको वर्टिकल पोजीशन बोलते हैं। ये तो आप लोगों को पहले भी पता है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, ये दोनों है वर्टिकल। ठीक है, और ये दोनों वर्टिकल पोजीशन पे, तो इसको वर्टिकल बॉन्ड भी बोला जाता है। ये जो बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है भाई, यहाँ कार्बन होगा, ये G1 उसके बीच में और ये उसके बीच में, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला बॉन्ड और यहाँ से यहाँ तक ये वाला बॉन्ड, इसको वर्टिकल बॉन्ड भी बोला जाता है। ठीक, और इसी तरीके से G2 एंड G4, G2 एंड G4 ये क्या कहलाता है, ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड या हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो बोलना है बोल दो भाई। यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल बॉन्ड। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड। ठीक, बस यही है। अब बताओ, ये बात आपको नहीं पता है? ठीक, क्वेश्चन कैसे करना आरएस नॉमेनक्लेचर का वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट है बच्चों आपका डैश वेज फॉर्मूला। थोड़ा रिवाइज करा देते हैं आपको, वैसे तो मैं पहले आपको बता भी चुका हूं। डैश वेज फॉर्मूला, लास्ट की क्लासेस में मैं आपको डैश वेज फॉर्मूला बता चुका हूं, बट फिर भी एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि यहाँ कहीं आपका कार्बन है। ठीक, तो देखिए 2 बॉन्ड तो आपके प्लेन में होंगे, ये वाला और ये वाला बॉन्ड तो आपका कहाँ होगा, प्लेन में। मतलब जिस प्लेन में बोर्ड है इसी प्लेन में। और जो सॉलिड होगा आपका, या जो आपका क्या कहते हैं, वेज होगा आपका, कुछ भी कह सकते हो, ये इस तरीके से, ये अबव द प्लेन होता है। ठीक, और ये आपका बिलो द प्लेन होता है। जो डैश होगा वो आपका क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। ठीक, ये देखिए। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर 4 ग्रुप लगे हुए हैं, लेट अस से G1 G2। ठीक, G1 G2, फिर ये हो गया आपका G3 और फिर ये हो गया आपका G4। तो बस यही है डैश विच फॉर्मूला। अब ध्यान से चेक करो, ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है और कोई चीज़ नहीं है। इसमें जो G1 और G2 है ये इसी प्लेन में, समझ रहे हो ना, जैसे ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है इस तरीके से। ठीक, तो G1 और G2 इसी प्लेन में। ठीक, और इस प्लेन से ऐसे बाहर निकलता हुआ, ये ऐसे अबव द प्लेन बाहर निकलता हुआ कौन है, G4। और इस प्लेन से अंदर जाता हुआ ऐसे पीछे, क्या आप सोच सकते हो इस बात को? ये देखिए, ये प्लेन से बाहर निकलता हुआ आपकी तरफ G4, और इस प्लेन से अंदर जाता हुआ ये डैश वाला जिसमें डैश डैश लाइन लगी हुई G3। देख रहे हो, तो ये चीज़ है ऐसे। सामने से आपको देखोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, G4 ऐसे बाहर निकलता हुआ अबव द प्लेन, इस प्लेन से बाहर। और अब ये तो पीछे छुप गया है कौन, G3, समझ रहे हो ना, ये बिलो द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, प्लेन के पीछे। ठीक, तो ये कोई नई बात नहीं, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है। अब यही इन्हीं बातों को आप नोट कर लीजिए। G1 and G2 are in the plane, so G1 and G2 are in the plane। ठीक है,
और G4 क्या है? G4 है अबव द प्लेन, G4 है आपका क्या? अबव द प्लेन, ठीक है। और G3 है आपका बिलो द प्लेन, ठीक। G3 क्या है आपका? बिलो द प्लेन। ये हो गया आपका डैश वेज फॉर्मूला, ठीक। ये डैश है और ये जो सॉलिड लाइन है क्या कहलाता है? वेज, ठीक। ये जो सॉलिड बना हुआ वेज कहलाता है, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स आइए हम स्टार्ट करते हैं आरएस नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक, ठीक। तो हेडिंग लगा लीजिए आरएस नॉमेनक्लेचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ आपको सीखना है। देखिए बच्चों, आर का मतलब होता है रेक्टस, आर का फुल फॉर्म है रेक्टस, मतलब आर का मतलब रेक्टस, और रेक्टस का मतलब होता है आपका क्लॉकवाइज, ठीक। जहां पर आपको क्लॉकवाइज मिलेगा आप कैपिटल आर लिखोगे वहां रेक्टस, ठीक। अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है मैं आपको बताऊंगा। और एस का मतलब होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर बल्कि बोल दो आप, सिनिस्टर। एस का मतलब क्या होता है आपका? सिनिस्टर, ओके। सिनिस्टर मींस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये आरएस नॉमेनक्लेचर आपका, ध्यान से सुनिएगा, आरएस नॉमेनक्लेचर आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में भी अप्लाई हो सकता है और डैश वेज फॉर्मूला में भी। तो हम पहले एफ में अप्लाई करेंगे, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में आरएस नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, फिर डैश वेज में हम सीखेंगे, ठीक। दोनों सेम ही है, एक जैसे हैं, ज्यादा परेशानी नहीं कुछ भी, ठीक है। एक ही जैसा थोड़ा फील आपको आएगा। चलिए सबसे पहले केस नंबर 1, आपको आरएस नॉमेनक्लेचर करना है किसमें? इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सुन लिया ध्यान से क्या बोला मैंने? इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक। सुना? आरएस नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं जब आपका मॉलिक्यूल फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के फॉर्म में दिया होगा, ठीक। यानी कि दो बॉन्ड आपके वर्टिकल होंगे और दो बॉन्ड आपके हॉरिजॉन्टल होंगे, तब आरएस नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, ठीक। तो देखिए जरा, जैसे कि इसमें सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसमें दो रूल्स मैं आपको बता देता हूं, यदि आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले अप्लाई करना है क्या? CIP रूल, याद है? अप्लाई, ये मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है, अप्लाई CIP रूल। CIP का मतलब वही अपना पुराना वाला, क्या? कॉन इनगोल्ड प्री, ओके, कैन इनगोल्ड प्रीलॉग, प्रीलॉग फॉर्मूला, याद है? नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि सबसे ज्यादा जिसका एटॉमिक नंबर है उसको नंबर 1, फिर उससे कम जिसका एटॉमिक नंबर उसको नंबर 2, फिर उससे कम जिसका एटॉमिक नंबर उसको नंबर 3। अभी करके दिखाएंगे, परेशान ना हो, ठीक। तो अप्लाई CIP रूल। उसके बाद नंबर 2 है चूज द शॉर्टेस्ट पाथ, चूज द बस यही दो काम करने, चूज द शॉर्टेस्ट पाथ। अब सुनिएगा ध्यान से जरा, ये सब अभी आपको कहानियां लग रही होंगी, अभी क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो, रुक जाओ, सुनो। आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से ही तो समझ में आएगा। ये देखिए एग्जांपल कुछ इस तरीके से, मान लीजिए येलो कलर से मैं लिख रहा हूं, एक कंपाउंड इस तरीके से दिया, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये चेक कर लो, दो हॉरिजॉन्टल हैं और दो वर्टिकल हैं, ठीक। अब यहां पर उसने दिया बच्चों आपको, मान लीजिए H हाइड्रोजन लगा के, और यहां उसने दिया आपको Br, सही है, और यहां दिया उसने आपको OH, ठीक, और नीचे दे दिया उसने आपको CH3, ठीक। चलो सबसे पहले अब ब्लू कलर से मैं नंबरिंग करने जा रहा हूं, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। इस मॉलिक्यूल को हम रुक जाओ, अच्छा इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलो। अब ध्यान दो बच्चों, क्या कर रहा है? कह रहा है CIP रूल लगा दो। CIP रूल में क्या है? नंबर 1 उसको दो, नंबर 1 सुन लो, ये तुम्हारा कार्बन है, यहाँ कार्बन को छोड़ के स्टार्ट करो नंबर 1 वहां से जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है। अब बताओ, बताओ, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ ये वाले कार्बन से डायरेक्टली ऑक्सीजन लगा है, या ये वाले कार्बन से डायरेक्टली कार्बन लगा है। बताओ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमीन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है? बताइए, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है? ऑब्वियसली ब्रोमीन का। तो नंबर 1 किसको मिलेगा? आपका ब्रोमीन, नंबर 1 मिला आपका ब्रोमीन को। फिर नंबर 2 किसको मिलेगा? बताओ, ऑक्सीजन को। ब्रोमीन के बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आएगा। फिर नंबर 3 मिलेगा किसको? कार्बन को। और नंबर 4 हाइड्रोजन को, हमेशा नंबर 4 मिलेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है यार, सबसे कम होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, उसको हमेशा नंबर 4 मिलेगा, उसको सबसे लोएस्ट प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक। तो इसको मिला आपका नंबर 4। अब ध्यान से सुनो, कहानी क्या करनी है। नंबरिंग कर दी, सुना आपने ध्यान से? नंबरिंग कैसे करी, नंबरिंग कैसे करनी, कुछ नहीं करना है। एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा उसको नंबर 1, फिर उससे कम जिसका एटॉमिक नंबर उसको नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, इस तरीके से, है ना, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, अब आपको क्या करना है,
अब आपको क्या करना है पता है, 1 से 2 की तरफ चलो, फिर 2 से 3 की तरफ, बस इतने में आंसर आ जाएगा। 3 से 4 चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो, 1 से 2 की तरफ जाओ, या तो क्लॉकवाइज चलो या तो एंटी क्लॉकवाइज चलो, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना। क्या? चूज द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक, तो सुनो ध्यान से। अब 2 बार इसको मैंने बना दिया, क्यों? अभी दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपने क्या किया, 1 से 2 ऐसे करके गए, ठीक, तो 2 से 3 ऐसे करके जाओगे, बस इतना ही चेक करना है। 1 से 2, 2 से 3, एक तो ये रास्ता ऐसे हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा क्या हो सकता है, आप ऐसे भी तो जा सकते हो भाई, क्लॉकवाइज ना चल के। आपने कहा सर 1 से 2 ऐसे, फिर 2 से 3 ऐसे, मैंने कहा ठीक, अरे ऐसे है। अब आपने कहा नहीं सर मैं तो ऐसे घूम के जाऊंगा, मैंने कहा ठीक है, सुन लेना पहले ध्यान से। पहले 1 से 2 गए ऐसे, अब 2 नंबर से 3 नंबर ऐसे करके जाओगे। भाई रास्ता लंबा हो गया, चेक कर लो, रास्ता लंबा हो गया। देखो 1 से 2, यहां भी देखो 1 से 2 में जो रास्ता है, देखो ए यहां से यहां तक 1 से 2, और यहां से यहां 1 से 2, तो 1 नंबर से 2 नंबर जाने में चाहे आप क्लॉकवाइज चलो और चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, आपकी सेम डिस्टेंस अभी आ रही है। ठीक, तो बात नहीं बन रही, तो 2 से 3 नंबर जाके भी देखो। वही मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भैया 1 से 2 जाओ, 2 से 3, 2 से 3 जाने में आंसर आ जाएगा आपका, 3 से 4 नहीं जाना पड़ेगा आपको। अब सुनो, जिसमें सबसे छोटा रास्ता हो वो रास्ता चूज कर लो, फिर से देख लो आराम से। यहां से आए 1 से 2, फिर यहां से आए 1 से 2, तो रास्ता बराबर है, बात नहीं बन पा रही। इन दोनों में से किसको चूज करें, तो फिर आगे करके देखा 2 नंबर से 3 नंबर। तो अब यहां पर देखो 2 नंबर से 3 नंबर, पलट के नहीं आना, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में चलोगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या सर? फिर से सुनो, स्टार्टिंग सुनो। हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा भाई एक काम करो, 1 नंबर से 2 नंबर करो, तो आपने बोला सर ऐसे, मैंने कहा ठीक, मैंने कहा वहां करके देखो, आपने कहा सर ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है बताओ, दोनों में क्या अंतर है, यहां क्लॉकवाइज चले और वहां एंटी क्लॉकवाइज चले। मैंने कहा यार लेंथ तो सेम आ रही है रास्ते की, चेक कर लो, 1 से 2 जितना यहां चल रहे उतना यहाँ क्लॉकवाइज में भी उतना ही लेंथ, और एंटी क्लॉकवाइज में भी उतना ही लेंथ, डिस्टेंस सेम आ रही। फिर क्या किया तुमने, तुमने कहा सर 2 से 3 चल के देखो तब पता चलेगा, तो 2 से 3 ऐसे आओगे। ठीक, अब यहाँ पे 2 से 3 अगर जाना है, बच्चे कहना से पलट के आ जाओ, जी नहीं, अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो उसी रास्ते पे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। तुम अचानक से क्लॉकवाइज नहीं आ सकते हो, तुम अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते हो। तो क्या होगा, तुम्हें 2 से 3 आने के लिए इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। अब बताओ 1 2 3 में सिर्फ इतना, और यहां पे देखो 1 2 3 में इतना लंबा रास्ता, तो शॉर्टेस्ट कौन सा हुआ, शॉर्टेस्ट ये वाला हुआ। ठीक, और जो शॉर्टेस्ट होगा उसको हम चूज कर लेंगे, तो ये गलत हो गया, इसको आप कट कर दो, इसको आप क्या करोगे, कट कर दोगे ऐसे करके। ठीक, अब ध्यान दो, तो शॉर्टेस्ट पाथ और क्लॉकवाइज कैसा हो रहा है बोलो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए मैं CW लिखा करूंगा, क्लॉकवाइज के लिए मैं क्या लिखा करूंगा, CW, समझ जाओगे हम। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैं AW, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब सुनो ध्यान से, तो ये तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन यदि हो रही है, यदि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है तो कौन सा टाइप आएगा, क्लॉकवाइज में कौन सा टाइप आएगा, रेक्टस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर। येलो कलर से कर रहा हूं, ध्यान सुनो, इसका आंसर क्या आ गया, आर। तो ये कैसा कंपाउंड है, आर टाइप का है। ठीक, ये कैसा कंपाउंड है आपका, आर टाइप का है। अभी कुछ और हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आप बोल सकते हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड इन्होंने दे दिया है। ठीक, ये देखिए, ये इस तरीके से मान लीजिए स्टूडेंट्स इन्होंने दिया आपको, यहाँ NH2 लगा दिया। ठीक, और डिफरेंट ग्रुप्स लगे रहेंगे, और क्या, यहाँ OH लगा दिया। ठीक, और यहाँ Br लगा दिया। ठीक, और यहाँ H लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, चलिए नंबरिंग करते हैं। ठीक, नंबरिंग कैसे करोगे, CIP रूल से। ठीक, मतलब ज्यादा टेंशन मत लो, सबसे ज्यादा जिसका एटॉमिक नंबर उसको नंबर 1, इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा ब्रोमीन है, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा नंबर 1। फिर बारी आएगी ऑक्सीजन, भाई इस कार्बन से डायरेक्टली कौन कौन अटैच है, ऑक्सीजन भी अटैच है, नाइट्रोजन भी अटैच है, हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन को हमेशा नंबर 4 मिलेगा, वो हार जाएगा बेचारा, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, सबसे लास्ट में आएगा। अब बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है नाइट्रोजन का, तो जवाब है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। ठीक, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, ओके। तो एक के बाद इसका आएगा, इन दोनों में से। अब 3 नंबर मिलेगा नाइट्रोजन को, 4 नंबर इसको। अब सुनो, 1 से 2, 2 से 3 जाने के कितने रास्ते हैं। और एक बात बता दूं,
ये आप कब कर रहे हो? जब नंबर 4 आपका वर्टिकल पोजीशन पे, सुन लो ध्यान से, केस नंबर 1 था ना फिशर प्रोजेक्शन में, इसमें आपका नंबर 4 जो है, नंबर 4 कहां आ रहा है? ऑन वर्टिकल पोजीशन, ऑन वर्टिकल बॉन्ड। नंबर 4 वर्टिकल पे आ रहा है, और फिर से नंबर 4 वर्टिकल पे आ रहा है। तो नंबर 4 जब वर्टिकल पे आता है तो जो पढ़ा रहा हूं बस वही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन नंबर 4 जब हॉरिजॉन्टल पे आ जाता है तो वो केस अलग हो जाता है, अभी बताएंगे, परेशान ना हो, रुक जाओ। अभी चुपचाप जो पढ़ा है वो करूं। आपने क्या कहा? आपने कहा सर सर 1 से 2 जाओ और फिर 2 से 3 जाओ, ऐसे। मैंने कहा और कोई रास्ता है? आपने कहा हाँ सर है। तो मैंने कहा क्या? आपने कहा सर 1 से 2 मैं तो ऐसे आऊंगा क्लॉकवाइज। मैंने कहा अच्छा, तो अगर 1 से 2 जा रहे हो, लंबा रास्ता लग रहा है यार, अब 2 से 3 जाके देखो, ए और डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते हो, तो 1 से पहले 2 और 2 से 3। समस्या है, बड़ा पाथ है, छोटा पाथ यहीं पे मिलेगा तुम्हें, 1 से 2 और 2 से 3। और वैसे तो आपको 2 से 3 जाने की जरूरत ही नहीं थी, 1 से 2 में ही आंसर पता चल गया। कैसे? यहां देखो 1 से 2 में यहां क्या आ रहा है? लॉन्गेस्ट पाथ आ रहा है, बड़ा पाथ आ रहा है, और यहां 1 से 2 में शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा है, तो यहां पे शॉर्टेस्ट पाथ है, तो यहां पे क्या है? शॉर्टेस्ट है। तो यदि यहां पर शॉर्टेस्ट है, ठीक, तो यदि यहां पर शॉर्टेस्ट है तो आप क्या करोगे? आप देख लो कैसे जा रहे हो। तो ये क्या होता है बताओ? ऐसे ऐसे चलोगे तो क्लॉकवाइज, और ऐसे ऐसे चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। चेक कर लो ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी चलने के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यहां लॉन्गेस्ट पाथ आने की वजह से इसको कट कर देंगे, ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में आपको क्या आंसर देना है? ध्यान से सुन लो, एंटी क्लॉकवाइज में आपको क्या आंसर देना है? एस टाइप। तो इसका आंसर क्या आ गया? ये कहां चला गया? एस टाइप में, ठीक, करेक्ट। अगला सवाल, यहां मैंने क्या लिखा है रूल? केस 1 में एफ पी एफ प्रोजेक्शन में, मतलब फिशरमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में नंबर 4 जब वर्टिकल पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पढ़ा है वो कर दो। लेकिन नंबर 4 जब हॉरिजॉन्टल पे तो मेक अ स्विच इन योर आंसर। मतलब सुन लो, नंबर 4 यदि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हो तो अपना आंसर बदल दो। क्या सर? हाँ, अगर आपका आंसर आर आ रहा है तो एस कर दो, और एस आ रहा है तो आर कर दो। कब? जब नंबर 4 हॉरिजॉन्टल पे। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, देखो। केस नंबर 2 आप इसको बोल सकते हो, केस नंबर 2 तो ना बोलो, है तो वही केस, है ना, बस नोट लगा के लिख लो। नोट, in Fisherman projection formula, if number 4 if number 4 is on horizontal position, ठीक है, नंबर 4 मीन्स लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। नंबर 4 मीन्स लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप। ओके, नंबर 4 इज ऑन द horizontal bond, on the horizontal bond बोल दो, पोजीशन बोल दो, on the horizontal, then make a switch in your answer, then make a switch in your answer मीन्स अगर आपका आंसर आर आ रहा है तो एस कर दो, और एस आ रहा है तो आर कर दो, ठीक। मान लो सवाल ले लेते हैं हम लोग एक, है ना, तब समझ में आएगा। देखो यहां पे आई लगा दिया उसने, ठीक, और यहां उसने सी एल लगा दिया, ठीक, यहां उसने एच लगा दिया, और यहां उसने ओ एच लगा दिया। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले सवाल मिला तो सवाल कौन सा है बताओ? क्या ये डैश वेज का सवाल है? नहीं, वो तो मैंने पढ़ाया भी नहीं अभी। ये तो फिशर मैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और इस बार जो नंबर 4 है, नंबर 4 पे कौन होता है हमेशा? हाइड्रोजन, भाई उसी का एटॉमिक नंबर। वैसे जरूरी नहीं है कि हमेशा हाइड्रोजन ही मिले नंबर 4 पे, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा वो नंबर 4 पे मिलेगा। तो इस केस में नंबर 4 पे कौन है बताओ? हाइड्रोजन है, और यही लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप है यहां पर, और ये हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है। यानी कि अपना आंसर निकाल दो, और निकालने के बाद अगर आपका आंसर आर आ रहा है तो काट दो उसको, एस कर दो, और एस आ रहा है तो उसको काट के आर कर दो। देखो नंबरिंग करो। सबसे पहले आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा
फिर क्लोरीन का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच आयोडीन है, फिर क्लोरीन है और फिर इससे अटैच ऑक्सीजन है, ठीक। और सबसे लास्ट में इस कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन है, इसको मिलेगा नंबर 4, सही है। अब 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ और शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करो। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, क्या दिखा देता हूं मैं आपको, है ना। कौन सा चूज करोगे वो आप देख लेना। देखो 1 से 2 गए और 2 से 3 आए, एक ये रास्ता है। और क्या रास्ता है, और क्या रास्ता है, आप 1 से 2 ऐसे भी तो जा सकते हो, अभी आप क्लॉकवाइज गए थे, अब आप ऐसे जा सकते हो 1 से 2, और फिर 2 से 3 ये भैया ये लंबा रास्ता हो गया, 1 2 और 3, बहुत लंबा रास्ता है ये छोटा रास्ता है, 1 से 2 2 से 3, ठीक। तो शॉर्टेस्ट पाथ है, यही वाला चूज कर लोगे। तो 1 से 2 2 से 3 ऐसे आ गए। कैसा है, ऐसे चल रहा है, इसको आप काट दोगे, ठीक। ऐसे चल रहा है तो ये तो क्लॉकवाइज है, लेकिन ध्यान दें बच्चों क्लॉकवाइज। आप पहले अपना आंसर कर लो, आप पहले अपना आंसर आप कर लो। क्लॉकवाइज में आंसर क्या आएगा बताओ, क्लॉकवाइज में आंसर क्या आएगा, आर। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर इसका क्या है, आर है। तो आपने इसका आंसर आर किया, लेकिन बट मैं लिख दे रहा हूं, बट नंबर 4, एनओ का मतलब नंबर 4 इज ऑन हॉरिजॉन्टल, ठीक। नंबर 4 हॉरिजॉन्टल पे, तो मेक अ स्विच इन योर आंसर। अपना आंसर ही बदल दो। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है आर जो आया था वो काट दो और आंसर अब सही सही करो। आप यहां मैं कर रहा हूं येलो कलर से, आंसर आएगा इसका एस, ठीक। तो ये एस टाइप है। आइए अगला सवाल हम करते हैं, ठीक। और सवाल करते ही करते आपको आएगा क्वेश्चन, सुनिए। क्वेश्चन में उसने आपसे बोला क्या, फाइंड आर एस, मतलब आर टाइप है या एस टाइप है आपको बताना है नॉमेनक्लेचर में। फिशरमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ठीक। पहला सवाल इस तरीके से उसने दिया आपको, ठीक। यहां लगा हुआ है क्या, CH3, यहां लगा हुआ है H, ठीक। और यहां लगा हुआ है क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से, ठीक। उसके बाद Br और उसके बाद CH3, ठीक। अब देखिए CIP रूल लगाइए, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, ब्रोमीन का, तो इसको मिलेगा नंबर 1। अब देखो जरा, इसको मिलेगा नंबर 1, सही है। हाइड्रोजन का सबसे कम होगा, इसको तो मिलेगा नंबर 4, ठीक। अब ध्यान सुनना, अब देखो, अब बच्चे नहीं समझ पाएंगे, नंबरिंग करना पीछे सिखाया हुआ है। यहां पर इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच ये कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6, तो यहां से भी कार्बन है, तो दोनों को अब आगे चेक करोगे। समझ रहे हो भाई क्या चल रहा है, इधर देखो जरा, मैं ना इसको एक्सपैंड करके दिखाता हूं, वैसे अब मुझे नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी ये नंबरिंग मैंने आपको सिखाई है पीछे, यदि आपको याद हो। इसको ठीक से लिख लीजिए, CH3 को तो ऐसे लिखोगे, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब आप देख लो जाके, ब्रोमीन को मिलेगा नंबर 1, इसको मिलेगा नंबर 4 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर। तो अब नंबर 2 किसको मिलेगा, इस कार्बन का भी एटॉमिक नंबर 6, इसका भी 6। तो क्या करोगे, किसको दोगे नंबर 2, तो इसको दोगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद मतलब ये वाले ग्रुप को नंबर 2 मिलेगा, क्यों कि इसके बाद फिर से कार्बन अटैच है, सुन लो ध्यान से। बल्कि इसके बाद हाइड्रोजन अटैच, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, लेकिन कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो ज्यादा एटॉमिक नंबर। क्या याद आया, पीछे पढ़ोगे तो भाई याद आएगा, मैं क्या करूं, है ना। सुना क्या, फिर से सुनो। इसको नंबर 1 मिला, चलो इसको नंबर 4 बाद में देंगे, सुनो। अब क्या करोगे, इसका भी एटॉमिक नंबर 6, इसका भी 6, तो भाई दोनों का सेम हो गया, तो आगे वाला आइटम चेक करोगे ना। तो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, और इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, कौन ज्यादा, इसका, तो इसको मिलेगा ज्यादा नंबर। तो 1 के बाद 2 नंबर यहां पर आएगा, पीछे पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। तो 1 के बाद 2 नंबर इसको, तो 3 नंबर इसको और 4 नंबर इसको, ठीक। अब कहने का मतलब यहीं से कर लें, कोई दिक्कत, 1 2 3 4, 1 2 और यहाँ 3 और 4, बस अब नंबरिंग कर लीजिए, ठीक। तो यदि आप नंबरिंग नहीं, अब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 करके देख लो। यदि आप ऐसे करके चलोगे 1 से 2 2 से 3, भाई 1 से 2 2 से 3, एक और रास्ता है 1 से 2 और 2 से 3 ऐसे, तो ये लंबा रास्ता हो गया, इसको काट दोगे तो ये वाला चूज कर लोगे। कहने का मतलब है कि ऐसे करके आप चल रहे हो 1 से 2 2 से 3, ठीक।
अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप तो कैसे चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में आंसर क्या आता है, एस आता है। लेकिन आपका एच जो है, एच कहीं हॉरिजॉन्टल पे तो नहीं है, एच का मतलब नंबर 4। एच भी नहीं बोलूंगा, ये बहुत अच्छी बात नहीं, क्या पता हाइड्रोजन हो ना। जो भी नंबर 4 पे आ रहा हो, यानी कि जिसको लोएस्ट प्रायोरिटी मिली हो, ठीक, जिसको लोएस्ट प्रायोरिटी मिली हो, यदि वो हॉरिजॉन्टल पे है, यदि वो हॉरिजॉन्टल पे, कहने का मतलब नंबर 4 अगर हॉरिजॉन्टल पे, नंबर 4 का मतलब क्या होता है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, अगर हॉरिजॉन्टल पे है देन मेक अ स्विच। लेकिन नंबर 4 यहां तो वर्टिकल पे, तो नो स्विच। आंसर क्या आ गया, एस, कोई भी स्विच नहीं करेंगे, आंसर आपका एस ही आ गया। ठीक, अगला सवाल। बस ऐसे ही सवाल हैं आपके, और क्या है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा दिया, और क्या आपको याद है, क्या आपको याद है, भूल चुके हो लग रहा है, सुनो। डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से कम होती है, सुना नहीं। नंबरिंग करते टाइम सीआईपी रूल में जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको ज्यादा प्रियोरिटी देते हैं, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को उससे कम प्रियोरिटी देते हैं। याद दिला दूं, इन सीआईपी रूल नंबरिंग करते टाइम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को सबसे ज्यादा प्रियोरिटी, उससे कम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और सबसे कम कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता था, तो मैंने आपको याद दिला दिया। अब सुनो, यहां दिया उसने CH डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां लगाया उसने H। अब नंबरिंग कर लीजिए, ये वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन को नंबर 1 मिलेगा, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका ही है। फिर कार्बन कार्बन, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की प्रियोरिटी डबल से ज्यादा, तो इसको मिलेगा नंबर 2 और इसको मिलेगा नंबर 3, और हाइड्रोजन सबसे लास्ट में। हाइड्रोजन नंबर 4 इस बार हॉरिजॉन्टल पे है, तो अपना आंसर निकालने के बाद स्विच कर देना। चलो चलाओ भैया डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 1 से चलोगे, 2 और 3, एक ये रास्ता है। फिर एक ये भी रास्ता है कि 1 से 2 आए और 2 से 3 ऐसे आए, तो ये लंबा रास्ता हो गया, इसको काट देंगे, ये वाला चूज कर लेंगे। तो 1 2 और 3 ऐसे, तो ये जो आप चल रहे हो, ये तो आप क्या चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और एंटी क्लॉकवाइज में आंसर क्या आता है आपका, एस आता है, तो आंसर एस होना चाहिए था। बट नंबर 4 इज ऑन हॉरिजॉन्टल। ठीक, नंबर 4 आपका कहां पर है, ये देखो ना, हॉरिजॉन्टल पे, फिशरमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। तो हम क्या करेंगे, मेक अ स्विच। मेक अ स्विच मींस आंसर क्या आ जाएगा आपका फाइनली, एस को काट के आंसर करेंगे आर। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप भूल गए हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इन सीआईपी रूल नंबरिंग करते टाइम बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की प्रियोरिटी कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से ज्यादा होती, सुना। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की प्रियोरिटी कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से ज्यादा होती। ठीक, तो सवाल देखिए जरा। मान लीजिए सवाल कुछ इस तरीके का उसने आपको दिया, ये ऐसे, यहां मान लीजिए बच्चों उसने आपको H दे दिया, ठीक, यहां OH दे दिया, और यहां अल्डिहाइड दे दिया CHO, और यहां आपको अल्कोहल दे दी, अल्कोहल का मतलब है, ठीक है भाई, CH2OH दे दिया। अब देखो जरा, जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा आप देख लें, ये कंपाउंड आपको दिया, ठीक, थोड़ा इसको हम आपको अच्छे से दिखा दें। CHO लगा है, इसका क्या मतलब है बताओ, इसका मतलब C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, यही तो CHO है। और CH2OH का मतलब क्या, ये नहीं है, ध्यान सुन लेना, CH2OH का मतलब क्या नहीं, ये नहीं है, CH2OH। अब बताओ नंबरिंग जब आप करोगे तो नंबर 1 किसको मिलेगा, चेक कर लो, सबसे ज्यादा ये कार्बन इससे अटैच डायरेक्टली, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को तो नंबर 4 मिलेगा, उसको छोड़ दो। इससे अटैच ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, उसके बाद ये वाला कार्बन का भी 6, ये वाला कार्बन का भी 6, इन दोनों में कंपटीशन होगा, C डबल बॉन्ड O जीत जाएगा, इसको मिलेगा नंबर 2, इसको मिलेगा नंबर 3। ठीक, तो नंबरिंग होगी आपकी 1 2 3 4। इसके बाद यदि आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्शन चूज करेंगे आप, शॉर्टेस्ट पाथ वाली डायरेक्शन यदि आप चूज करेंगे तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आपको 1 से 2 और 2 से 3 ऐसे जाना पड़ेगा इसमें। और यहाँ अगर 1 से 2 आओगे तो पहले ऐसे, और 2 से 3 ऐसे, तो ये लॉन्गेस्ट हो गया, इसको कट कर देंगे, ये वाला चूज कर लेंगे। ठीक, तो 1 से 2 2 से 3 ऐसे, तो ये जो आप चल रहे हो ये तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। ठीक, और एंटी क्लॉकवाइज में आंसर क्या आता है आपका, एस। आंसर क्या आता है आपका, एस।
लेकिन मेक अ स्विच। नंबर 4 हॉरिजॉन्टल पे तो मेक अ स्विच। ठीक, इसको काट देंगे एंड फाइनल आंसर हम लोग क्या कर देंगे, आर। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल करते हैं। मान लीजिए कि कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिया आपको, ये देखिए, यहां NH2 लगा दिया उसने, सही है। उसके बाद यहां H लगा दिया उसने, ठीक। उसके बाद यहां उसने CH3 लगा दिया, ठीक। और यहां उसने आपका लगा दिया COOH, ओके। ये इस तरीके से उसने आपको लगा के दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब चलिए, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि आपको दिखाते हैं कि ये चल क्या रहा है। तो कुछ ऐसा, ये CH3 है, सही है। तो यहाँ C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ठीक। और यहाँ पर क्या आपका NH2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और एक लोन पेयर भी होगा, वो बात की बात है, ठीक है। COOH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, सही है, ये चीज़ है, ठीक। अब आप चेक कर लो, देखो, चेक कर लो, सुनो। इस कार्बन से अटैच, इसको तो नंबर 4 मिलेगा, ये तो पक्का बात है। अब देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और कार्बन का 6 और 6, तो नाइट्रोजन का नंबर 2 मिलेगा। और इस कार्बन से, यहाँ जो कार्बन है, इस कार्बन से अटैच सीधे ये कार्बन है, नंबर 6। लेकिन C डबल बॉन्ड O को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, तो इसको मिलेगा क्या, आई एम वेरी सॉरी, नो, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और कार्बन का 6, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन को मिला नंबर 1, और इन दोनों में कंपटीशन होगा, C डबल बॉन्ड O जीत जाएगा, इसको मिलेगा नंबर 2, इसको मिलेगा नंबर 3। तो नंबरिंग क्या आएगी, 1 2 3 और 4, चेक कर लीजिए, 1 2 3 4, ठीक। अब अपना नेमिंग आप अपने हिसाब से करो, फिर चेक कर लो 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे तो नहीं है। तो आप इसमें यदि डायरेक्शन चलाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो देखने को आपको क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा रास्ता आपका कौन सा होगा, 1 2 3, एक तो ये रास्ता है, और दूसरा रास्ता क्या है कि 1 से 2 ऐसे घूम के आओ, फिर 3 के आओ, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे करके चलना पड़ेगा। तो ये छोटा रास्ता है, 1 2 3 का छोटा रास्ता है ये, ठीक। और कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज चले तो एस टाइप होगा, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज है तो एस टाइप होगा, लेकिन आपके हिसाब से एस टाइप होगा, एस को आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 4 आपका हॉरिजॉन्टल पे है, तो आंसर क्या आएगा, आर टाइप, ठीक। तो ये केस नंबर 1 हमने फिनिश कर लिया, जिसमें हमने फिशर मैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, 2 कंडीशन थी, वर्टिकल पे नंबर 4 होगा, कोई स्विच नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल पे नंबर 4 होगा, तो जो आंसर आएगा निकाल लो और उसको स्विच कर दो, फिर बदल दो उस आंसर को, ठीक। आर आ रहा है तो एस कर दो, और एस आ रहा है तो आर कर दो। अब देखिए स्टूडेंट्स, केस नंबर 2 डैश वेज फॉर्मूला, ठीक है। केस नंबर 2 डैश वेज फॉर्मूला, केस नंबर 2 RS नॉमेनक्लेचर, RS nomenclature in dash which formula, ठीक। चलिए अब देखिए, इसमें टोटल 4 केस हैं आपके, क्या क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 4 केस भी नहीं, 3 केस है। केस नंबर 1, केस फर्स्ट, सेकंड के अंदर केस फर्स्ट, क्या, इफ नंबर 4 इज प्रेजेंट ऑन डैश, इफ नंबर 4 इज, नंबर 4 इज प्रेजेंट ऑन डैश, डैश का मतलब ये लो, ठीक। अगर नंबर 4 कहां प्रेजेंट है आपका, डैश पे प्रेजेंट है, ओके, देन नो स्विच, देन नो स्विच, यानी कि आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, नो स्विच, ठीक। लेकिन अगर नंबर 4 आपका अबव द प्लेन है, मतलब वेज पे प्रेजेंट है, तो स्विच करना भी बताऊंगा। चलो बहरहाल अभी यहां पर देखो जरा, ठीक है। मान लो आपको सवाल दिया कुछ इस तरीके से, इस केस का सवाल देखिए, कुछ इस तरीके से उसने आपको सवाल दिया, ये दोनों बॉन्ड प्लेन में, एक बॉन्ड आपका अबव द प्लेन कुछ इस तरीके से, ठीक, और एक आपका बिलो द प्लेन कुछ इस तरीके से, ठीक। अब देखो बच्चों, उसने फंक्शन ग्रुप्स क्या क्या लगा दिया आपके,
देखो जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ इसलिए नीचे लिख रहा हूँ 53, और ब्रोमीन का 35 होता है। ठीक, ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का कुछ लोग यही सोच रहे होंगे इतनी देर से, कार्बन का 6 होता है। ठीक, तो बच्चों आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद यहाँ OH लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद यहाँ H लगा हुआ है। चलो नंबरिंग करना शुरू करो। नंबर 1 किसको मिलेगा? सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का है, कितना है? 53 है, तो इसको मिलेगा नंबर 1। फिर ब्रोमीन का 35, इसको मिलेगा नंबर 2। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कौन है? ऑक्सीजन। ठीक, तो इसको मिलेगा नंबर 3, और हाइड्रोजन को मिलेगा नंबर 4। अब आप चेक करो, अब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसी तरीके से चलेंगे, और आप चेक करेंगे 1 से 2 और 2 से 3, ये इतना एक और रास्ता था। 1 से 2 आके फिर 3 जाते तो ऐसे घूम जाते, बहुत लंबा रास्ता हो जाता। तो आप ये वाला चूज कर लीजिए, तो इसको आप कट कर दीजिए। तो 1 से 2, 2 से 3, ये ऐसे। अब आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, अब आप कैसे चल रहे हो? क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में आंसर क्या आता है आपका? आर। तो बस सीधी साफ बात है, आंसर इसका आर है, क्योंकि नंबर 4 आपका कहाँ है? नंबर 4 कहाँ है? डैश पे। अगर नंबर 4 वेज पे होता, इस पे होता वेज पे, नंबर 4 अब द प्लेन होता। अभी तो बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक, नो चेंज। अगर अब द प्लेन होता तो जो आंसर आ रहा है, आर आ रहा है तो एस कर दो, और एस आ रहा है तो आर कर दो। ठीक, लिख बिलो, नो स्विच। बस नेक्स्ट केस यही है क्या, कि डैश की जगह वेज पे आ जाए नंबर 4 तो मेक अ स्विच। नाउ देखिए केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहा है इफ नंबर 4 इज प्रेजेंट ऑन द सॉलिड, इफ नंबर 4 इज प्रेजेंट ऑन द सॉलिड, सॉलिड का मतलब समझ गए होगे, ये ऐसा अबव द प्लेन। ओके, ठीक, अबव द प्लेन। ओके, देन मेगा स्विच इन योर आंसर, then mega switch in your answer। ठीक, अब देखिए जरा कैसे हैंडल करोगे इसको। मान लीजिए बच्चों उसने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया, 2 बॉन्ड आपके प्लेन में इस तरीके से। ठीक, एक हुआ आपका अबव द प्लेन, ठीक, और एक हुआ आपका बिलो द प्लेन। नाउ अब देखिए बच्चों उसने आपके ग्रुप क्या क्या लगा के दे दिए हैं, है ना। यहाँ पे दिया उसने OH, ठीक, यहाँ पे दिया उसने CHO, यहाँ पे दिया उसने H, और यहाँ पर दिया उसने CS2OH। ठीक, अब फिर से वही समस्या है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी ही होगी। देखो भाई, जिनको प्रॉब्लम है, अभी नंबरिंग करके दिखाई दी, बट फिर भी ये अल्डिहाइड है, तो इसको तुम क्या लिखोगे बताओ? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक, और CS2OH को तुम क्या लिखोगे बताओ? C सिंगल बॉन्ड OH, ये C, और इस पे 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, समझ गए? CS2H। अब बताओ C सिंगल बॉन्ड O या C डबल बॉन्ड O, ज्यादा प्रेफरेंस CIP रूल में किसको मिलेगी? C डबल बॉन्ड O को। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान सुनो, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, तो इसको मिला नंबर 1। अब इससे कार्बन से अटैच डायरेक्टली ये कार्बन भी, ये कार्बन, लेकिन C डबल बॉन्ड O को प्रेफरेंस मिलेगी नंबर 2। ठीक, इसको मिलेगी नंबर 3, और हाइड्रोजन को मिलेगी नंबर 4। ठीक, ये हो गया। कहने का ये मतलब है, यहां पे नंबरिंग करोगे तो नंबर 1, नंबर 2, ठीक, नंबर 3, और इसको मिलेगा नंबर 4। ठीक, अब सुनिए, अब यदि आप चलेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देख लो आपके पास 2 रास्ते हैं। ठीक, एक बार आप 1 से 2 से 3 ऐसा क्लॉकवाइज चल सकते हो, आप एक बार 1 से 2 से 3 ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। ये लंबा रास्ता है, इसको हम कट कर देंगे, तो ये वाला हम चूज कर लेंगे। ठीक, 1 से 2, 2 से 3 ये छोटा रास्ता है, तो आप तो कैसे चल रहे हो? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में आंसर क्या आना चाहिए? आर। आर आना चाहिए था, लेकिन आएगा नहीं, मे का स्विच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर 4 आपका कहां है? सॉलिड पे। ठीक, अबव द प्लेन है, तो मेक अ स्विच, मेक अ स्विच। तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा यहां? आर की जगह आपका आंसर क्या आएगा यहां? एस आ जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दें और इसको काट दें, बस खत्म। आर को क्या किया आपने? कट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट देखिए केस 3। अब देखो आपने क्या देखा बताओ, बोलो आपने क्या देखा? केस नंबर 1 में क्या, कहां गया?
हाँ, नंबर 4 इज प्रेजेंट ऑन द डैश, कोई चेंज नहीं होगा भाई। देखो नंबर 4 कहाँ कहाँ हो सकता है बताओ, या तो डैश पे होगा, या तो वेज पे होगा, और या तो प्लेन में होगा, यानी कि ये जो सिंगल सिंगल बॉन्ड लगे या तो प्लेन में होगा। ठीक, तो देखो जरा क्या करते हैं। केस नंबर 3 में नंबर 4 आपका आपको प्लेन में ही मिलेगा, तब क्या करेंगे। ठीक, केस नंबर 3, ओके, इफ नंबर 4 इज प्रेजेंट ऑन लाइन मीन्स ऑन इन द प्लेन, इफ number 4 is present on the line, जो लाइन वाला बॉन्ड है, कौन सा वाला, लाइन वाला, यानी कि इन द प्लेन ए, ये वाला जो बॉन्ड है। ठीक, तब क्या होगा, देन मेक इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, देन मेक इवन क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर 2 4 ये होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 2, सॉरी, इवन में हम क्या लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे। ठीक, देन मेक इवन का मतलब 2 बार एक्सचेंज करो, देन मेक इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज। ठीक, इवन नंबर का मतलब 2 नंबर, 2 बार एक्सचेंज करेंगे। ठीक, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स एक्सचेंज करेंगे भाई, 2 क्या इवन नंबर है, 2 टाइम्स एक्सचेंज करोगे। अब ये क्या बात है, आइए मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ 2 टाइम्स एक्सचेंज का क्या मतलब है। अब ये ऐसे नहीं समझ में आएगा भाई, एग्जाम्पल से ही आएगा, है ना। तो देखिए जरा क्या होगा, बहुत ध्यान समझना। ये इस तरीके से दिया उसने, इस तरीके से, ठीक, और ये अबव द प्लेन आपको दे दिया, और ये आपको बिलो द प्लेन इस तरीके से उसने आपको दे दिया, और ग्रुप्स लगा दिया आपके कौन कौन से, यहाँ एच लगा दिया, ठीक, और यहाँ आपका बी आर लगा दिया, ठीक, और यहाँ आपका आई लगा दिया, और यहाँ उसने आपका ओ एच लगा दिया, इस तरीके से। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यदि आप इस कंपाउंड में नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आई को मिलेगा नंबर 1, बी आर को मिलेगा नंबर 2, ओ को मिलेगा नंबर 3, और नंबर 4 मिलेगा इसको। अब नंबर 4 कहाँ है, प्लेन में, ये लाइन पे, देखो ना नंबर 4 लाइन पे, नंबर 4 लाइन पे। तो उसने क्या बोला, 2 टाइम्स एक्सचेंज करो। अब ये 2 टाइम्स एक्सचेंज क्या होता है, सुनो ध्यान से, मैं बताता हूँ आपको। ठीक, मैं जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम एक्सचेंज करने, ये देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार एक्सचेंज करो, और दूसरी बार फिर से एक्सचेंज कर दो। मतलब फर्स्ट टाइम एक्सचेंज में क्या करोगे, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, देखो पता क्या करोगे, पहली बार एक्सचेंज में भाई कुछ नहीं करना है, 3 नंबर को 4 नंबर से एक्सचेंज करो, 1 नंबर को 2 नंबर से, खत्म। क्या सर, क्या सर, क्या सर, ध्यान से सुनो, 3 नंबर को 4 नंबर के साथ, और 2 नंबर को 1 नंबर के साथ। मतलब सर, मतलब कुछ नहीं भाई, लो पकड़ो चिपकाओ और देखो, ये देखो, सुनना 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 ध्यान से, बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक, बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक, सुन लो, 3 को 4 से, मतलब इस OH को यहां से हटा के यहां लगा दो। अरे कुछ नहीं यार, OH को इधर भेजो, H को इधर भेजो, खत्म। फिर 1 नंबर को 2 नंबर से एक्सचेंज करो, मतलब Br को हटा के I की जगह, और I को हटा के Br की जगह, I इधर आ जाएगा, ये I इधर चलाएगा, और Br इधर आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, अरे यार मैंने डबल एक्सचेंज, दोनों एक्सचेंज कर दिए, मैंने दोनों एक्सचेंज कर दिए। चलो आप समझ लेना, 2 टाइम्स एक्सचेंज कर दिया डायरेक्टली। पता है कैसे, तो 2 टाइम्स एक्सचेंज हो गया। कैसे 2 टाइम्स, हमारा ना, एक बार ये वाला एक्सचेंज हुआ क्या, 3 को 4 के साथ, और दूसरी बार एक्सचेंज हुआ क्या, 2 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, दोनों एक्सचेंज कर दिया। सुन लो सुन लो, अरे यार, इसका इसके साथ एक्सचेंज एक बार एक्सचेंज हो गया, फिर इसका इसके साथ एक्सचेंज 2 बार एक्सचेंज एक साथ मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसे ही आपने 2 बार एक्सचेंज कर दिया, अब आप क्या करोगे, अब आपका एक नया सवाल बन जाएगा, और इसको नए सवाल की तरह ट्रीट करो। फिर से सुनो कहानी पूरी, क्या, नंबर 4 आपका कहां है, लाइन पे, तो नंबर 4 जब लाइन पे हो तो 2 बार एक्सचेंज करो, 4 को 3 के साथ, और 2 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ, इसको इधर, इसको इधर। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से H अपने आप कहां आ जाता है, डैश पे। सुन लो सुन लो सुन लो, H अपने आप कहां आ जाएगा, डैश पे। तो जो आंसर आएगा वही तो आंसर होगा। H जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, वो अपने आप डैश पे आ जाएगा, और H जब डैश पे आ जाए तो कोई भी स्विच नहीं करना, मतलब अब जो बना है उसका आंसर करोगे तो वही फाइनल आंसर होगा। फिर से सुनो,
अगर नंबर 4 यानी कि लोएस्ट प्रायोरिटी लाइन पे आ रहा है, कुछ मत करो भाई, 4 को 3 के साथ एक्सचेंज करो, 1 को 2 के साथ, इसको बोलते हैं इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, यानी कि 2 बार एक्सचेंज कर दिया, 1 को 2 के साथ और 4 को 3 के साथ। ऐसा करने से कुछ ऐसा बनेगा कि जिसका आंसर जो करोगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली एच कहां आ जाएगा, डैश पे, और जब एच डैश पे आता है तो पीछे पड़ा है, कोई भी चेंज स्विच नहीं करोगे, ठीक। अब इसको एक न्यू क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, ट्रीट एज अ न्यू क्वेश्चन, ट्रीट एज अ न्यू क्वेश्चन। चलो, आई को नंबर 1, ठीक, बी आर को नंबर 2, ओ को नंबर 3 और इसको नंबर 4। अब डायरेक्शन चूज करिए, ठीक, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां लिख के चला देते हैं, आ जाओ भाई। चलो भाई, रास्ता देखो कौन सा छोटा है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा रास्ता छोटा है। देखो 1, 2 और 3 ये रास्ता है, और दूसरा रास्ता क्या है, 1 से 2 जाते और 2 से 3 आते। 1 सेकेंड, सॉरी। ओके, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, ठीक, कुछ इस तरीके से, तो कौन सा रास्ता छोटा है, ये वाला रास्ता छोटा है, ठीक, तो आप इसको कट करोगे, और ये आप कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज, तो आप कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में आंसर क्या आता है, आर, तो आंसर फाइनल हो गया आपका क्या, आर, ठीक, ये कहानी है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में उसने बोला आपसे कि फाइंड आर और एस, है ना, वही है आपका क्या, फाइंड आर है या एस है, लेकिन इस बार क्या, इस बार क्या, डैश वेच फॉर्मूला में सवाल है, ठीक, फिर से याद दिला दूं, यदि नंबर 4 कहां पर हो, डैश पे हो, तो नो चेंज, मतलब नो स्विच, जो आंसर आएगा वही आंसर, ठीक। और यदि नंबर 4 आपका सॉलिड पे हो तो क्या करेंगे, मेक अ स्विच इन योर आंसर, मेक अ स्विच, मतलब आर है तो एस कर दो और एस है तो आर कर दो। और सुनो, यदि नंबर 4 आपका लाइन पे आ रहा है, ठीक, लाइन पे आ रहा है, तो लाइन पे आने पे आपको डबल एक्सचेंज करना है, ठीक, मेक अ इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, ओके, मेक इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, 2 बार एक्सचेंज करना है, 3 को 4 के साथ, 1 को 2 के साथ, ठीक। चलो पहला सवाल, तो पहला सवाल उसने कुछ इस तरीके से दिया आपको, ठीक। नाउ अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका बी आर, ठीक, और उसने यहां पर दिया आपको ओ एच, और उसने दिया यहां पर आपको क्या, NH2, और उसने दिया यहां पर आपको क्या, CH3। अब देखो नंबरिंग करना आप लोग को आता है, नंबरिंग करना आप लोग को आता है, ठीक। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का, फिर आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का तो नंबर 2 मिला, फिर नाइट्रोजन का 7 होता है, फिर कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। तो इस बार CH3 को नंबर 4 मिल गया, और CH3 कहाँ आ रहा है, डैश पे, नंबर 4 डैश पे, तो नंबर 4 यदि डैश पे तो नो चेंज, चुपचाप आंसर कर दो जैसा आ रहा है वैसा, ठीक। तो देख लो यार डायरेक्शन अपनी, है ना, देख लो। 1 से 2 से 3 आओगे तो लंबा रास्ता है क्लॉकवाइज में, और छोटा रास्ता ऐसे 1 से 2 से 3 ये छोटा है, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक। तो 1 से 2 से 3 और तुम चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में आंसर आता है एस टाइप, ठीक। तो ये आपका क्या है, एस है। अगला सवाल, अगले सवाल में बच्चों उसने आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिया, ठीक, और उसने बच्चों आपके ग्रुप लगा के दिए, यहाँ उसने आपको Cl दे दिया, यहाँ उसने F फ्लोरीन दे दिया आपको, यहाँ आयोडीन और यहाँ ब्रोमीन, ठीक। अब सुनो, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है बताओ, आयोडीन का 53, 1, फिर होता है ब्रोमीन का नंबर 2, फिर क्लोरीन का 17 होता है, नंबर 3, फिर फ्लोरीन का 9 होता है, तो कितना आ जाएगा, नंबर 4। अब नंबर 4 कहाँ है, सॉलिड पे, और नंबर 4 अगर सॉलिड पे है, मेक अ स्विच, नंबर 4 अगर सॉलिड पे है तो मेक अ स्विच इन योर आंसर, मतलब आंसर आप निकाल लो, आर आ रहा है तो एस कर दो, और एस आ रहा है तो आर कर दो, ठीक। तो नंबर, आंसर निकालो। अब 2 डायरेक्शंस हैं, दोनों में से देखते हैं कौन सी चूज करनी है। देखो 1 2 3 ये रास्ता है, उसके बाद यहां से आओगे तो ये 1 2 और ये 3, ठीक, ये लंबा रास्ता है, इसको आप कट करके इसको सिलेक्ट कर लोगे, ये कट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, तो 1 2 3, तो आप कैसे चल रहे हो,
एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में आंसर आता है आपका क्या, एस। ठीक, तो एस। अब लेकिन नंबर 4 आपका कहां है, सॉलिड पे, तो मेक अ स्विच, मेक अ स्विच इन योर आंसर। तो हम क्या करेंगे बताओ, हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर एस आ रहा है तो अब हम आर कर देंगे। ठीक, अगला सवाल, सवाल कुछ इस तरीके का, नाउ सवाल कुछ इस तरीके से ओ एच, ठीक, एफ, उसके बाद डी, उसके बाद NH2। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान से चेक करें, हाँ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है तो उसको नंबर 1 मिलेगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो उसको नंबर 2 मिलेगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो उसको नंबर 3 मिलेगा, और ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 ही तो होता है यार, ये आइसोटोप है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, तो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक, तो नंबर 4 इस बार लाइन पे आ रहा है, और नंबर 4 लाइन पे आ रहा है, डबल एक्सचेंज करना पड़ेगा तुम्हें, डबल एक्सचेंज, 2 टाइम एक्सचेंज, डबल एक्सचेंज मतलब 2 टाइम एक्सचेंज करो, नया क्वेश्चन बनाओ और सॉल्व करो, मतलब डबल एक्सचेंज करो, नया क्वेश्चन बनाओ और सॉल्व करो। कैसे, सुनो ध्यान से, ऐसे ऐसे, इसको इसके साथ एक्सचेंज करो, सही है, 3 नंबर को 4 नंबर के साथ एक्सचेंज करो। ठीक, तो 3 नंबर कहां चला जाएगा, ऊपर। ठीक, तो यहां पे NH2 आ जाएगा, समझ रहे हो भाई, NH2 D की जगह और D NH2 की जगह, और इन दोनों को 1 और 2 को आपस में एक्सचेंज करो, तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा यहां पर भाई, F यहां पर, OH यहां पर, लो क्या दिक्कत है। अब फिर से नंबरिंग करो, और सवाल आपका एक नया बन गया इस तरीके से, ये नया सवाल बन गया, अब नंबरिंग करो, सॉल्व करो। नंबरिंग यदि आप करोगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, और ड्यूटेरियम का आपका होता है कितना, ये लो। ऐसा करने से ऑटोमेटिकली जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो डैश पे चला गया, तो कोई भी स्विच अप नहीं करेंगे, अपने आप आंसर सही आएगा। लोएस्ट प्रायोरिटी कहां चला गया, डैश पे, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा आंसर में। अब चुपचाप आंसर कर दीजिए बच्चों, और इसमें डायरेक्शन फायरेक्शन जो भी आपको लेनी है आप चेक कर लो भाई, है ना। देखो A1 2 और 3 ऐसे, और एक रास्ता क्या है, 1 2, 1 से 2 ऐसे गए और घूम के 3 पे ऐसे आओगे, ये लॉन्गेस्ट है, काट देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे ये वाला, ये क्रॉस हो गया। तो 1 से 2 से 3 ये ऐसे, तुम चल रहे हो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, यदि तुम चलोगे एंटी क्लॉकवाइज तो होगा क्या, क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S, तो आंसर आ गया क्या, S। ठीक, ये हो गया। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब हमें पढ़ना है क्या, एक और टॉपिक यहां पर हम कवर कर लेते हैं, क्या, रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स व्हेन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट या कायरल सेंटर इज प्रेजेंट। देखो ध्यान से, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लो, और इतना आप पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक, रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स व्हेन ओनली वन कायरल कंपाउंड इज व्हेन ओनली वन कायरल कंपाउंड इज प्रेजेंट, रिलेशन रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स when only one chiral compound is present, when only one chiral compound is present। देखिए यहां पर आपको 2 चीजें समझनी होंगी, ठीक है ना, 2 चीजें आपको समझनी होंगी, क्या, एक तो सेम और आइडेंटिकल कंपाउंड्स क्या होंगे, ठीक, चलो ऐसे मैं आपको करके दिखा देता हूं, सेम या आइडेंटिकल कंपाउंड किसको बोला जाता है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, क्या, आपको 2 कंपाउंड, इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इतना आप पढ़ के आना, सुनो 2 कंपाउंड दिए उसने, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, सुन लेना ध्यान से। ठीक, देखो उसने आपको 2 कंपाउंड दिए, क्या, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी, ठीक है, ध्यान सुनना, उसने आपको 2 कंपाउंड दिए, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, सुनना 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 ध्यान से, सुनना ध्यान से, अगर 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 दोनों कंपाउंड एक जैसे हो जाएं, या तो दोनों एस एस टाइप के हो जाएं,
या तो दोनों आर आर टाइप के हो जाएं तो इनको बोला जाता है आइडेंटिकल। सुना क्या? यदि कंपाउंड ए भी आर टाइप का है और कंपाउंड बी भी आर टाइप का है तो दोनों को बोलेंगे हम क्या हो गया? आइडेंटिकल। यदि कंपाउंड ए भी एस टाइप का और बी भी एस टाइप का है तो हम बोलेंगे कि हाँ भैया दोनों क्या है? आइडेंटिकल। तो ऐसी कंडीशन में दोनों को सेम या आइडेंटिकल बोला जाता है। सुना? सुन लो ध्यान से। दो कंपाउंड दिए उसने आपको, ठीक? दोनों कंपाउंड में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने को मिलेगा ना, सेम देखने को मिलेगा। सुना ध्यान से, आपको दोनों कंपाउंड में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा आपको सेम देखने को मिलेगा। ना भी सेम देखने को मिले तो आपको बस फोकस किस पे करना है भाई? कंपाउंड मैंने तुम्हें पहचानना सिखाया है, चाहे फिशरमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो चाहे डैश वेज हो, तुम आर टाइप और एस टाइप पहचान लोगे। तो दो कंपाउंड मैंने दे दिए, पहचानो। चलो, कंपाउंड ए कंपाउंड बी, अगर दोनों आर आर आ रहे हैं तो बोलोगे हाँ भैया दोनों कंपाउंड क्या है? आइडेंटिकल है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल या सेम माने जाएंगे, ठीक? और यदि दोनों एस एस आ रहे हैं तब भी दोनों कंपाउंड सेम माने जाएंगे या आइडेंटिकल मानेंगे। लेकिन अगर एक आर आ रहा है और एक एस आ रहा है तो इनको हम बोल दें क्या? ध्यान सुन लेना, इनको हम बोल दें क्या? एननशोमर्स। ओके, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं क्या? अगर एक आर आ रहा है और दूसरा एस आ रहा है, या एक एस आ रहा है और दूसरा आर आ रहा है, तो इस कंडीशन में एक आर है दूसरा एस है, या एक एस है दूसरा आर है, तो इनको हम बोलते हैं क्या? अभी मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ थोड़ा सा एननशोमर्स क्या है। इनको हम बोलते हैं एनएन। आपने जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं बुक वगैरह में आपने पढ़ा होगा, ठीक? इनको हम बोलते हैं क्या? एनएन शोमर्स, ठीक? तो आपको सेकंड वाला यही पढ़ना है, एनएन शोमर्स क्या होते हैं। सुनो ध्यान से, बस आपने देख लिया आइडेंटिकल या सेम वाले क्या होते हैं, अगर आर आर हो दोनों या एस एस हो दोनों, अगर एक आर हो एक एस हो, या एक एस हो और दूसरा वाला आर हो, दोनों अलग अलग हैं तो एनएन शोमर्स। अब एनएन शोमर्स होते क्या हैं उसको थोड़ा समझ लो। देखो, एनएन एनएन शोमर्स, अब ये क्या होते हैं समझो। देखो, इसको समझने के लिए इसी को हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन इतना पढ़ के आना, ठीक? इसको समझने के लिए हम एक बात करते हैं क्या, कि अगर मैंने तुम्हें कोई मॉलिक्यूल दिया, मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्पेस में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा। समझाने के लिए मैं तुम्हें ये बताता हूं क्या, ध्यान से सुनो। देखो, पहले तुम थोड़ी डेफिनेशन लिख लो। इफ जो कंपाउंड्स हैं, सुन लो, जो कंपाउंड्स ए और बी दिए अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं और वो दोनों मिरर इमेज होने के बावजूद नॉन सुपर इम्पोसिबल है, मतलब दे आर नॉन सुपर इम्पोसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अब इसको ऐसे समझो जरा, ये मेरा हाथ है राइट वाला, यहां शीशा लगा दो बीच में, लगाओ, चलो, अरे लगाओ, सोचो, ठीक? यहां पे अगर मैंने एक मिरर लगा दिया, ठीक, तो मिरर इस ये राइट वाला जो मेरा पंजा है हाथ का, ठीक, इसकी मिरर इमेज कैसी आएगी बताओ? क्लास 10th में आपने पढ़ा है ऑप्टिक्स में, इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर में इमेज ऐसी ही तो आएगी। तो एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये, सुना फिर से सुनो, ये एक कंपाउंड है और इसकी मिरर इमेज ये रही। अब दोनों को सुपर इंपोज करो, एक के ऊपर एक रखो, बताओ क्या दोनों ने एक दूसरे को ढक लिया? नहीं, ये देखो, ये अंगूठे तो बाहर निकल गए इस तरीके से, थंब तो बाहर आ रहा है यार, सुपर इंपोजिबल नहीं है ये होता है सुपर इंपोसिबल, ये होता है, ये नॉन सुपर इंपोसिबल है, ये थंब ऐसे बाहर निकल गया। फिर सुनो, इसकी मिरर इमेज ये है, सुपर इंपोज करो एक के ऊपर एक, मिस हो गया, सुपर इंपोज नहीं हो पा रहा है, नॉन सुपर इंपोसिबल है। तो दो कंपाउंड आपके पास होंगे जो नॉन सुपर इंपोसिबल होंगे, उसको एननशोमर्स बोलेंगे। एक आर टाइप का होगा, एक एस टाइप का होगा। और बताता हूं, परेशान ना हो, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया, आप कम से कम ये बात तो समझ सकते हैं। मान लो ये मिरर है, ठीक? क्लास 9-10 में आप लोगों ने पढ़ा है ऑप्टिक्स में कि अगर यहां पर लेटर ए बना है, ये इस तरीके से लेटर ए, तो बताओ ए की इमेज ऐसी ही तो आएगी भाई, मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे ये बिहाइंड द मिरर इमेज ऐसी आएगी, ठीक? अब ये दोनों, एक कंपाउंड ये एक कंपाउंड ये, ठीक,
अब ये दोनों सुपर इम्पॉसिबल हैं कि नहीं? देखो इसके ऊपर अगर इसको रखोगे तो फिट हो जाएगा पूरा। इसको बोला जाता है क्या? दे आर सुपर इम्पॉसिबल, दे आर सुपर इम्पॉसिबल। ये एक दूसरे के ऊपर आ जा रहा है, तो ये एननशोमर्स नहीं है ना, ना ना। एननशोमर्स वो होंगे जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो पाए, मतलब जिनकी, जिस कंपाउंड की मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाती। जैसे कि यहां पे देखो जरा, अभी आगे एग्जाम्पल्स आएंगे, तुम परेशान ना हो, इतना बस पढ़ के आना। इधर देखो जरा, मान लो मैंने यहाँ ई बना के दे दिया तुम्हें, तो ई की इमेज कुछ ऐसी आएगी। अब बताओ, ये लेके आए और इसके ऊपर इसको सुपर इम्पोज करोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं हो रहा है। तो दे आर हेयर ई एंड ये वाला, ई एंड ये वाला जो भी इसकी मिरर में, दे आर क्या? एननशोमर्स। समझे? ये कहानी है। और ऑब्वियसली एक आर टाइप का होगा तो दूसरा एस टाइप का होगा, तो एक आर टाइप का होगा दूसरा एस टाइप का होगा, सुपर इम्पोज करो, कहाँ से हो जाएगा भाई? नहीं होगा। अब आइए सवाल कर लेते हैं, ठीक? यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू भी करेंगे, ठीक है? तो इतना आप देख के आना, पढ़ के आना। अब देखो आपको क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स। क्वेश्चन में उसने बोला कि भैया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स, ठीक? अब देखो रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स में क्या होता है, आपको बताना है कि वो आइडेंटिकल हैं या एननशोमर्स हैं। सुनो, वो आइडेंटिकल हैं या एननशोमर्स हैं। अगर आर और आर टाइप दोनों होंगे तो सेम होंगे या आइडेंटिकल होंगे, एस एस दोनों होंगे तब भी सेम होंगे। एक आर है एक एस है तो एननशोमर, और एक एस है और दूसरा आर है, मतलब अलग अलग हो जाए, एक आर एक एस तो एननशोमर है, ठीक? सवाल देखिए, क्वेश्चन में उसने कुछ इस तरीके से दिया आपको, फिशरमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ही उसने आपको सवाल दिया, ठीक? दो कंपाउंड दे दिए, कंपाउंड ए कंपाउंड बी, और ग्रुप्स इसमें सेम लगे हुए हैं, एच, ठीक, ओ एच, NH2, ठीक, उसके बाद Br, ओके। और यहाँ पर उसने कुछ इस तरीके से दे दिया, NH2 और उसके बाद H, उसके बाद Br और उसके बाद OH, ठीक? अब सुनो, ज़रूरी नहीं है कि वो फिशर मैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे, वो आपको डैश वेज भी दे सकता है। सारा मैंने आपको सिखाया, आर टाइप निकालो और एस टाइप निकालो, आर है कि ऐसा, और डिसीजन ले लो। सुनो, नंबरिंग करो जरा पहले वाले कंपाउंड में, ठीक? Br को मिलेगा नंबर 1, ऑक्सीजन को मिलेगा नंबर 2, नाइट्रोजन को नंबर 3 और इसको मिलेगा नंबर 4, ठीक? अब ध्यान से चेक करिए, इसमें अगर आप डायरेक्शन चूज करोगे तो 1 से 2 जाओगे क्लॉकवाइज, यही छोटा रास्ता है 2 से 3, ठीक? तो इसमें आप जा रहे हो कैसे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा? आर टाइप, तो ये हो गया आर टाइप। यहाँ पर आओ, ब्रोमीन को मिलेगा नंबर 1, ऑक्सीजन को नंबर 2, नाइट्रोजन को नंबर 3 और हाइड्रोजन को नंबर 4, ठीक है? तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, 1 से 2, 2 से 3 का छोटा रास्ता मेरे ख्याल से तो यही है, क्योंकि 1 से 2 से 3 आओगे तो ये बड़ा हो गया। तो आपको कैसे चलना है यहाँ पर? कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कैसे चल रहे हो यहाँ पर? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज में? तो क्लॉकवाइज में आर और एंटी क्लॉकवाइज में एस आना चाहिए था, लेकिन इसको काट दोगे क्योंकि नंबर 4 आपका हॉरिजॉन्टल पे है, तो मेक अ स्विच, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आर आ जाएगा। ये भी आर आ गया और ये भी आर आ गया, ठीक? तो दोनों आर आ गया। तो मान लो ये कंपाउंड ए था और ये कंपाउंड बी था, तो हम क्या लिखेंगे? ए और बी में क्या रिलेशन है? ए एंड बी आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल और सेम। सुना ध्यान से? अगर एक आर आता है एक एस, तो हम बोलते दोनों क्या हैं? एननशोमर्स हैं। तो कुछ नहीं है, रिलेशन निकालना आपको आता है, कंपाउंड दे दिए जाएंगे, चाहे फिशरमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दें, चाहे डैश वेस दें, आर निकाल लो, मतलब उसका टाइप निकाल लो, आर टाइप एस टाइप, दोनों आर या दोनों एस, दोनों सेम, तो आइडेंटिकल या सेम, और एक आर है एक एस है तो एननशोमर्स, ठीक? इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक?